Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you guys are doing good and you have understood what secondary brand associations do to a brand and how we can leverage them to our own benefit in terms of building brand equity. Now since we have talked all about almost everything that needs to be done, we need to come up with some sort of a measurement system or a management system to see how this brand equity is doing and where we are going. So with this chapter we will be talking about brand equity measurement and management systems. Now what we need to understand is that whatever you do as marketing managers or brand managers, there has to be some sort of an accountability of the amount of money that you would be spending on your brand, because if you spend too much and the return is not there, then it does not make sense that why you have done all of these things. So you need to understand what return on marketing investment is there. Is it effective and efficient or it's not? There are observers who believe that 70% or even more of marketing expenditures may be devoted to programs and activities that cannot be linked to short-term incremental profits but yet can be seen as improving brand equity, which is true to a fact. That you start spending money on marketing programs, but you will not be able to reap the profits immediately. ठीक है, लोगों के ज़हन में अपने ब्रांड को बिठाने के लिए आपको काफ़ी सारा काम करना पड़ता है और आपने देख भी लिया है, ये एक आम आदमी नहीं समझ सकता, ये वही आदमी समझ सकता है जो एवरी डे जिसने सुबह उठते बैठते शाम को उठते बैठते वो यही सोच रहा होगा कि यार ये ब्रांड की अवेयरनेस में किस तरीके से मैक्सिमाइज़ करूं ताकि लोग मेरे ब्रांड को ख़रीदें, इस्तेमाल करें, उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाएं, ठीक है ना. दे शुड लिव एंड ब्रीथ माई ब्रांड एंड इट्स नॉट डन इन वन डे. वो जो लव एट फर्स्ट साइट है वो बहुत कम होता है, ठीक है. टू मेक अ रिलेशनशिप इट टेक्स एजेस. ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, आप आपस में ही देख लीजिए. मतलब दो जो मियाँ बीवी हैं वो सारी जिंदगी साथ रहते हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पाते, हर बात पे उनका लड़ाई झगड़ा होता रहता है. और बहुत कम लोग आपके नजर से ऐसे गुजरेंगे जो कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी. वो एक दूसरे को उनको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता. तो लेकिन ये है कि टाइम जरूर लगा होगा, किसी को ज्यादा किसी को कम. यही हाल वो ब्रांड का है और कस्टमर का है. तो आपको ये बात समझनी है कि आपको कितना टाइम लगेगा अपने ब्रांड को से वो प्रॉफिट्स लेने के लिए. आपके जो मार्केटिंग डॉलर स्पेंड है या मार्केटिंग रुपीस स्पेंड हैं उनसे इन्वेस्टमेंट जो आपने की है उस पे रिटर्न लेने का. इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी मिसाल मैं यहाँ पे देता हूँ कि जब उन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने सेफ गार्ड सोप लॉन्च किया तो उन्होंने करोड़ों रुपए उस पे लगा दिए. उन्होंने एक तकरीबन 30 मिनट का कार्टून बनाया कमांडर सेफ गार्ड वाला, जो कि उनको बहुत महंगा पड़ा. लेकिन उन्होंने 3 साल तक प्रॉफिट्स की बात नहीं की. उन्होंने कहा कि ओके वी आर गिविंग यू दिस मच मनी so that you could launch this brand and we would not ask you कि
ये पैसे कब वापस आएंगे, इन्वेस्टमेंट कब वापस आनी शुरू होगी। ठीक है, और हुआ कुछ यूं कि जो सेफ गार्ड का, जो कमांडर सेफ गार्ड है, became such a hit among children कि they saw their investment coming back after 2 years. 2 साल में ही जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो वापस आना शुरू हो गए, रादर वापस आ गए। उन्होंने 3 साल के लिए कहा था, लेकिन इट वॉज सच अ हिट कि 2 साल में ही उन्होंने उसकी कॉस्ट उनकी पूरी हो गई। एंड देन दे स्टार्टेड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स थे, उनको ज्यादा फिर उस पर काम नहीं करना पड़ा, सिर्फ अपने आप को रीइंफोर्स करना पड़ा, बच्चों को बार बार याद कराने के लिए कि हम जो है अभी भी जो है कमांडर सेफ गार्ड जो है वो कहीं चला नहीं गया, इट्स स्टिल देयर फॉर यू। एक चीज जो थी वो बन गई थी ना, तो उसमें जो है ज्यादा आपको फिर काम नहीं करना पड़ा, आपको ज्यादा एजुकेट नहीं करना पड़ा। जो एक दफा जो एजुकेशन का जो मरहला था वो पूरा हो गया। लोग जो थे वो दे वर कन्विंस्ड कि सेफ गार्ड इज द वन हु कैन सेव देम फ्रॉम जर्म्स। जो ब्रांड रिकग्निशन थी वो आ गई, ब्रांड रिकॉल जो थी वो आ गई बच्चों के अंदर, और बच्चों में वो एक्सेप्टेबिलिटी भी आ गई। गो के जो है अगर आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछें तो वो आपको बताएगा कि हाउ हार्मफुल दिस सोप इज टू द स्किन ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि इन जर्म्स को मारने के लिए आप उसमें केमिकल्स ज्यादा कर देते हैं, और बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो उस पे जो है रिएक्शन जल्दी हो जाता है। So they are getting into some other sort of illnesses, but not what they are advertising. उस किस्म की illness से they are being saved. और इसी चीज को वो काउंटर करने के लिए अब अगर आप देखें तो उन्होंने मुख्तलिफ स्कूलों में जाके जो है वो पानी की टंकियां लगा दी हैं, सोप प्रोवाइड कर दिया है, नलके लगा दिए ताकि बच्चे जो है वो हाथ धोएं और क्लीन रहें। हमारे तो बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे तो वॉशरूम्स तक नहीं है। हमारे मुल्क में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, तो वहाँ पे उन्होंने ये कोशिश की है कि चलो और कुछ नहीं। सो इट इज़ अ स्टार्ट। तो वो जो अकाउंटेबिलिटी है कि जी आपको इतने पैसे दिए गए थे, क्योंकि जो फाइनेंस के जो लोग हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो आपको जीने नहीं देता। They want an answer as to where this money has gone. So, वो जो है you need to make a brand value chain. Now brand value chain would be assessing sources of outcomes of your brand equity. ठीक है, in which your marketing activities have taken or are creating a brand value for your customers. CBB मॉडल तो एक तरफ है ना, फिर आपको वो जो मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं वो दूसरी हैं उसके साथ, एंड सेकेंडरी एसोसिएशंस हैं, ये सारी मिलके जो है वो एक चेन बना रही हैं, और इस चेन से जो है आप जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो फोरकास्ट करते हैं। तो उस चेन को बनाने में और वो जो है वैल्यू को असेस करने की जरूरत होती है, क्योंकि यू हैव पुट इन सो मच टाइम एंड एफर्ट इन बिल्डिंग दैट ब्रांड। आपके लिए बहुत सख्त जरूरी है कि आप इस सारे जो है चीज में कोई ऐसा एलिमेंट बीच में डालें कि जिसमें जो है आपको कॉन्स्टेंटली पता चलता रहे कि किस तरीके से ब्रांड रिएक्ट कर रहा है मार्केट में, लोग किस तरह परसीव कर रहे हैं उसको।
ब्रांड ट्रैकिंग जो है ना स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होती हैं। यहाँ तक कि लोगों ने अपने जो कंप्यूटर्स हैं उनके साथ जो जितनी FMCG हैं कंपनीज, इन्होंने अपने आप को अटैच किया हुआ है विद द कंप्यूटर्स ऑफ द सुपरमार्केट्स, ताकि वो जैसे जैसे चीज़ उनकी इन्वेंट्री में से निकलती जाए तो वो उसको ट्रैक करते रहें कि अच्छा किस टाइम में कितनी प्रोडक्ट हमारी मूव कर जाती है। उन्होंने जो है वो RFID टैग्स जो हैं वो बन गए हैं। RFID टैग्स जो हैं वो उन्होंने अपने बॉक्सेस पैकेजेस के साथ जो हैं वो अटैच कर दिए हैं। RFID इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाइंग टैग्स, ठीक है ना। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर टैग्स जो हैं वो आपने अटैच कर दिए हैं। वो एक ख़ास तौर का सिग्नल जो है वो करते हैं, और फिर जो कंपनीज हैं उनकी कार्स और वैन्स जो हैं वो मूव करती हैं डिफरेंट विसिनिटीज़ में, और वो वहाँ से सिग्नल को लोकेट करती हैं और वो देखते हैं कि ओके कि किस किस जगह पे हमारा जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही है। अब जो है गवर्नमेंट ऑफ US ने उस पर थोड़ी सी पाबंदी लगा दी है। एक तो ये कि वो थोड़ा सा महंगा भी है, लेकिन अब ये कि कुछ कंपनीज उसको अफोर्ड कर सकती हैं, ऐसी भी बात नहीं है। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि यार इस तरह तो जो है वो लोगों के घर तक पहुंच जाएंगे कि यार कौन सा घर है जिसमें हमारी प्रोडक्ट यूज़ हो रही है। तो वो जो प्राइवेसी है लोगों की या प्राइवेसी है जो लोगों की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो वो जो है RFID टैग्स के साथ क्या करते हैं कि वो डेटा कलेक्ट करते हैं कि ओके ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए में जो है तकरीबन 10 घर यूज़ कर रहे हैं, बट जो ब्लॉक C है उसके अंदर 50 घरों में यार हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी जो सुपरमार्केट्स हैं वो ये अपना डेटा शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, वो इन्वेंट्री तो ऑर्डर कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर रहे होते कि वो किस टाइम पे जो है आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल हो गई है और किस क्वांटिटी में सेल हुई है। तो वो जो है उसको ट्रैक करने के लिए उन्होंने ये RFID टैग्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट पे लगाने शुरू कर दिए। अब ये जो है आपकी ब्रांड वैल्यू चेन है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड कीप इट एज क्या कहना चाहिए आपके लिए, दिस वुड बी अ सोर्स ऑफ योर फ्यूचर वर्क वेर एवर यू गो। फ्यूचर रेफरेंस में ये इस्तेमाल होगी आपके। You would always be able to put in the ingredients and see कि आप जो हैं where you are going, ठीक है ना। आपका जो मार्केटिंग प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट है उसमें जो है आपकी प्रोडक्ट है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, एम्प्लॉय हैं एंड अदर स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कस्टमर माइंडसेट है जिसमें अवेयरनेस, एसोसिएशन, एटीट्यूड, अटैचमेंट, एक्टिविटी है। लेकिन उसमें एक फिल्टर भी आ जाता है। वो फिल्टर क्या है कि जो आपने ये जो प्रोडक्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये सारी चीजें जो है आर दे क्लियर इनफ, दे आर रेलिवेंट इनफ, डिस्टिंक्टिव एंड कंसिस्टेंट, सो दैट द अवेयरनेस एंड एसोसिएशन इज देयर इन अ पॉजिटिव मैनर। अगर वो जो आपका जो मैसेज है वो कहीं से क्लियर नहीं है, उसमें कोई ब्लर है या जो है डार्क एरियाज हैं, तो वहाँ पे जो है जो अवेयरनेस का जो लेवल है या जो एसोसिएशन का लेवल है वो गोज डाउन, ठीक है ना। फिर वही कस्टमर से जो है मार्केट परफॉर्मेंस क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है, और आपकी चैनल कैसे, उसको जो कंज्यूमर मल्टीप्लायर है वो क्या कहता है कि जी चैनल सपोर्ट कैसी है, कंज्यूमर साइज एंड प्रोफाइल, कंपेटिटिव रिएक्शंस। उसके बाद मार्केट परफॉर्मेंस के बाद जो है वो शेयर होल्डर्स वैल्यू है कि स्टॉक प्राइस कैसी है, प्राइस इक्विटी रेशो क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसी होगी। तो उसमें यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मार्केट के डायनामिक्स क्या हैं, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, ब्रांड कंट्रीब्यूशन किस तरह का हो रहा है। सो these are the things that you need to understand, and you should be able to answer these questions. It is not an easy job, क्योंकि सारी चीज़ों के जो हैं जवाब आपके पास नहीं होते हैं। You are dependent on other people to give you these answers
and sometimes they manipulate data, sometimes they feed you with wrong information. तो उससे जो है आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो डिफरेंट आ जाती हैं. उससे आपको पता चलता है कि जो शेयर होल्डर्स वैल्यू है वो कम हो गई है, एंड जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स थे वो सही नहीं आए हैं, और जिसकी वजह से आपका जो शेयर प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, वो कम हो गई है, एंड जो मार्केट में शेयर है वो भी जो है उस पर भी असर पड़ा है. ये जो है अगर आप इकोनॉमिस्ट या पाकिस्तान गल्फ इकोनॉमिस्ट, जो डॉन का जो बिजनेस पेज है न्यूज़ का, एंड ट्रिब्यून का जो बिजनेस पेजेस हैं, अगर आप उसमें पढ़ें तो वो आपको जो है कॉन्स्टेंटली बता रहे होते हैं कि जी सेकंड क्वार्टर प्रॉफिट्स रोज फॉर सो एंड थर्ड क्वार्टर प्रॉफिट्स फेल फॉर सो एंड सो. तो इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही होती हैं कि आपने जो है एक एंटिसिपेट किया होता है कि जी मैंने थर्ड क्वार्टर में मैंने ये टारगेट अचीव करना है, बट यू फाइंड आउट कि नहीं जी ये आप अचीव नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो जो है आप अचीव अगर नहीं कर सकते, पता चलता है कि यू हैव फॉलन शॉर्ट, तो देन यू ट्राई टू फाइंड आउट कि यार ये व्हाई वी हैव फॉलन शॉर्ट इन आवर टारगेट्स. तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, और वो ही समझने की ज़रूरत होती है कि somebody somewhere has manipulated some figures, जिसकी वजह से आपको जो है वो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी आपके पास, और वो बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हो गई. अब वैल्यू स्टेजेस जो हैं वो क्या कहता है कि जी मार्केटिंग प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट, एनी मार्केटिंग प्रोग्राम कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ब्रांड वैल्यू डेवलपमेंट. ठीक है, आप जो है कोई भी मार्केटिंग प्रोग्राम जो भी लॉन्च करेंगे वो आपकी ब्रांड वैल्यू डेवलपमेंट में मदद कर रही होती है. अब मार्केटिंग प्रोग्राम में हो सकता है कि आप कहें कि जी वी नीड टू डू अ रोड शो और वी नीड टू डू एन एग्जीबिशन. ठीक है, अभी आप देखें कुछ अरसा पहले ही फानब्रा एयर शो हुआ था. फानब्रा इज़ अ स्मॉल टाउन नियर लंदन इन ग्रेट ब्रिटेन या यूके, इंग्लैंड में. तो वो जो है वहाँ पे एयर शो होता है हर 2 साल के बाद, जहाँ पे दुनिया जहाँ के जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हैं या सिविल से रिलेटेड हैं, वो अपने एयरक्राफ्ट लेके आते हैं, और बायर्स जो हैं फ्रॉम द रीजन वो वहाँ पे आते हैं, उनको एवेल्यूएट करते हैं और उसके बाद ऑर्डर्स प्लेस करते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एयर शोज इन द वर्ल्ड. तो वो एक मार्केटिंग प्रोग्राम है पूरे का पूरा. ठीक है, अब जो है जो फानब्रा की जो म्यूनसिपैलिटी है वो उस शो से जो है वाया सेलिंग टिकट्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है, और जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट रीसेलर्स हैं वो सब वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और वो लोगों की क्वेरीज के जवाब दे रहे होते हैं. और वो जब वहाँ पे वो सेल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो वो जो है अखबारों में आते हैं कि जी हमने इतने जहाज़ बेच दिए हैं फलानी एयरलाइन को, हमने इतने जहाज़ बेच दिए फलानी आर्मी को, इतने हेलीकॉप्टर बिक गए हैं, इतने इंजन्स चले गए हैं, स्टफ लाइक दैट. सो वो एक मार्केटिंग प्रोग्राम है. ठीक है ना. इसी तरह जो है डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, वो भी एक मार्केटिंग प्रोग्राम है. वहाँ पे जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो आती हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करती हैं. इसी तरह जो है जाइटेक्स होता है हर साल दुबई के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी इक्विपमेंट है वो वहाँ पे शोकेस की जाती है. और उसका जो है एक पार्ट जो है वो सेलिंग का भी होता है, जो कि उस एग्जीबिशन से अलग एक जगह पे उसको किया जाता है. तो लोग जो हैं वो सारा साल जो है उस जाइटेक्स का इंतज़ार करते हैं कि जब वो हो तो हम जाएं और जाके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी नई इनोवेशंस हुई हैं, वो उनको देखें भी और ख़रीदें भी. तो
जब इस किस्म के प्रोग्राम्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो कंज्यूमर का जो माइंडसेट है उसको भी आप जो है चेंज करते हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर को भी पता चलता है कि हाँ यार ये जो है ना इसकी क्रेडिबिलिटी है, या ये जो है दिस थिंग इज ऑफ वैल्यू टू मी। तो आपको जो है वहाँ पे ये भी असेस करने का जो है मौका मिलता है कि आप देखते हैं कि कंज्यूमर का माइंडसेट जो है वो कितना चेंज हो गया, ठीक है ना, और मेरे किस मार्केटिंग प्रोग्राम की वजह से हो गया। आप यूजुअली अब जो है ये सर्वेज आप ऑनलाइन करते हैं। पहले क्या होता था कि आप सर्वे जो है वो 1-to-1 कर रहे होते थे, उसमें प्रॉब्लम आती थी कि जो लोग हैं वो झूठ बोल देते थे कि यार पता नहीं ये जो है जो सामने आदमी खड़ा हुआ है या और लड़की खड़ी है, लड़का खड़ा हुआ है, ये जो है ये माइंड ना कर जाए, तो वो झूठ बोल देते थे। अब क्योंकि कंप्यूटर पे वो जो है वो आपका सर्वे होता है, तो आपको गर्ज ही नहीं है कि दूसरी साइड पे कौन आदमी बैठा हुआ होगा। उसको अच्छा लगे बुरा लगे आपको इससे क्या, आपने ना उसकी शक्ल देखी है, ना आप उसको जानते हैं, ना कोई वैसी बात। तो आप जो हैं जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं वो उसके अंदर लिख देते हैं। तो उससे आप जो है तकरीबन ये देखा गया है कि 95 to 97% of the times whatever is written there in those surveys is true and it is the most authentic। तो उससे आपको पता चल जाता है कि कंज्यूमर का माइंडसेट जो है वो कैसा है और उसमें कोई चेंज भी आया है कि नहीं है। और फिर जो है उससे रिलेटेड फिर आप मार्केट में असेस करते हैं कि आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो ये जो है उससे आपको ये पता चल गया, और फिर इन रिटर्न शेयर होल्डर्स वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो दूसरी तरफ जो है मल्टीप्लायर्स क्या हैं कि जो प्रोग्राम मल्टीप्लायर कहता है कि जी द एबिलिटी ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम टू अफेक्ट कस्टमर माइंडसेट मस्ट बी क्लियर, रेलेवेंट, डिस्टिंक्ट एंड कंसिस्टेंट। अब ये जो क्वालिटी जो मल्टीप्लायर है, प्रोग्राम क्वालिटी मल्टीप्लायर, वो क्लियर होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें उसमें हैं तो वो कस्टमर को एक पॉजिटिव मैनर में अफेक्ट करेगा। सेफ गार्ड की हमने बात की थी, वो क्लियर भी था, रेलेवेंट भी था, डिस्टिंक्ट भी था और कंसिस्टेंट भी था। उसका मैसेज क्लियर था, रेलेवेंट भी था, इट वॉज डिस्टिंक्ट, क्योंकि कमांडर सेफ गार्ड जो पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई सुपर हीरो जो है वो कहीं इंट्रोड्यूस किया गया था। नहीं तो आज तक जो है सुपर हीरोज जो हैं वो हमने इंपोर्ट ही किए थे, ठीक है ना। एंड देन इट वाज कंसिस्टेंट कि ऑल द टाइम दे वर हिटिंग कि द जर्म्स हैव टू बी गॉटन रेड ऑफ। तो क्या हुआ, वो जो कंज्यूमर का जो माइंडसेट था वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लग गया कि नहीं हुआ। For something for which they had forecasted that it would take them 3 years to get a return on their investment, they got their investment in 2 years and they made a mark. They got a response in such a way that they were overwhelmed कि यार अच्छा हमने तो कोई बहुत ही बड़ा तीर मार लिया। और उसका नतीजा पता है क्या हुआ, लाइफ बॉय वॉज ऑलमोस्ट थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। लाइफ बॉय को अपनी अपीयरेंस जो है वो चेंज करनी पड़ी। उसको जो है लाइफ बॉय डिफरेंट कलर्स में इंट्रोड्यूस करना पड़ गया। इट वाज नॉट अ रेड कार्बोलिक सोप एनीमोर, और उसके अंदर जो है उनको फ्रेग्रेंस डालनी पड़ गई। नहीं तो वो जो है वो लाल रंग का जो साबुन था उसकी जो स्मेल होती थी वो किसी को अच्छी नहीं लगती थी। और कार्बोलिक साबुन जो है हमेशा ये समझा जाता था कि इट इज यूज्ड to kill germs. So since men were working outside all the time and they were roaming about, क्योंकि वर्किंग क्लास तो वही थी हमारे यहाँ जो है, ख़वातीन जो है वो इस तरह लेबर इंटेंसिव काम तो करती नहीं है, तो उनको पसीना ज़्यादा आता था मर्द हजरात को, तो वो जो है वो कार्बोलिक सोप जो है वो यूज़ करते थे ताकि जो है टू गेट रिड ऑफ द जर्म्स फ्रॉम देयर बॉडी।
क्योंकि वही जो जर्म्स हैं वो बॉडी ओडर इंक्रीज कर देते थे, जिसकी वजह से इश्यूज आते थे। ठीक है, सो कस्टमर मल्टीप्लायर में क्या कहता है कि द एक्सटेंट टू विच वैल्यू क्रिएटेड इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स अफेक्ट मार्केट परफॉर्मेंस, इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज कंपेटिटिव सुपीरियरिटी, चैनल सपोर्ट एंड कस्टमर साइज एंड प्रोफाइल। अब कस्टमर मल्टीप्लायर में क्या है कि जी जब जो वैल्यू क्रिएट की गई है उससे जो है मार्केट परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ा। एक दूसरी बात ये कि जो आपकी कंपेटिटिव सुपीरियरिटी है इन टर्म्स ऑफ योर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन द ब्रांड, आपकी जो चैनल की सपोर्ट है, उनकी जो पुश स्ट्रैटेजी है, ठीक है, एंड देन जो कस्टमर साइज, जो टारगेट मार्केट है, उसकी क्या पॉपुलेशन है जिसको आप सर्विस कर रहे हैं, इज इट सिग्निफिकेंट इनफ यू नो टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। तो ये जो है बहुत ज्यादा रेलेवेंट है इस सिलसिले में। फिर जो है वी आर लुकिंग एट मार्केट मल्टीप्लायर। मार्केट मल्टीप्लायर क्या कहता है कि इट इज द एक्सटेंट टू विच द वैल्यू जनरेटेड थ्रू ब्रांड मार्केट परफॉर्मेंस इज मैनिफेस्टेड इन शेयर होल्डर्स वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है उससे जो है शेयर होल्डर्स वैल्यू में कितना फर्क पड़ रहा है, मार्केट परफॉर्मेंस जो है कितनी इनहैंस हो रही है। अगर आप देखें तो वो जो कुछ आईपीओ जो हैं आए एंड दे कॉन्कर्ड, वेयर एज जब फेसबुक जो है उसने अपने आईपीओ इशू किए तो उसकी जो शेयर होल्डर वैल्यू थी वो कम हो गई। मकसद जो जिस वैल्यू पे उन्होंने शेयर्स जो हैं वो लॉन्च किए थे वो कम हो गई। पीपल वर वरिड कि यार ये तो क्या हो गया। लोग तो समझ रहे थे कि वो जो है हम आज इसमें इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि फेसबुक के यूजर्स इतने ज़्यादा हैं, हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम नहीं होंगे, दे वुड ग्रो एवरी डे। बट इट डिड नॉट हैपन दैट वे। तो मार्क जकरबर्ग को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा जिसकी वजह से जो है उसके शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़े। तो उन्होंने क्या किया, एक काम, व्हाट्सएप जो है उसको खरीद लिया, क्योंकि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप वाज गिविंग चैलेंज टू फेसबुक। पीपल वर मोर इनटू यूजिंग दिस व्हाट्सएप एप्लीकेशन देन फेसबुक। फेसबुक पे लोग पहले अपने आप को अपडेट कर रहे थे, अब क्या है कि व्हाट्सएप के ऊपर लोग हर वक्त जो है दे आर ऑनलाइन एंड दे आर चैटिंग विद ईच अदर। तो वो एक कम्युनिटी सी बन गई है। तो दे पेड $19 बिलियन टू बाय दैट एप्लीकेशन। शायद इतना ही था, आई गेस। I could be wrong. I don't remember the exact figure, but it was a big amount. So we need to, make a set of research procedures that is designed to provide timely, accurate, actionable information for marketers so that they can make the best possible tactical decisions in short run and strategic decisions in the long run. So we need to come up with a brand equity measurement system जो कि एक रिसर्च प्रोसीजर पे बेस होगा, जो कि टाइमली, एक्यूरेट और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, सो दैट आप जो छोटी छोटी डिसीजन हैं आप शॉर्ट रन में वो ले सकें और बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं फॉर लॉन्ग रन आप ले सकें, ताकि आपकी जो ब्रांड इक्विटी है वो इंक्रीज करे। एंड विद द इंक्रीज ऑफ ब्रांड इक्विटी देयर वुड बी इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब इस इक्विटी मेजरमेंट सिस्टम में क्या है, सबसे पहले यू नीड टू कंडक्ट ब्रांड ऑडिट्स। हमने ब्रांड ऑडिट्स की बात जो है कुछ लेक्चर्स पहले की थी। हमें जो है ट्रैकिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो डिफाइन करने और फिर हमें उनको एक इक्विटी मैनेजमेंट सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना है। सो वी नीड टू डिज़ाइन ब्रांड ट्रैकिंग स्टडीज एंड दीज स्टडीज इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर्स ऑन अ रूटीन बेसिस. It can be done on a continuous basis and it should provide you descriptive and diagnostic information. अब क्या है कि आप जब ब्रांड ट्रैकिंग स्टडीज डिज़ाइन करते हैं तो देयर आर टाइम्स कि आपको जो है वो कॉन्स्टेंटली उनको मॉनिटर करना पड़ता है।
आपको देखना पड़ रहा होता है, क्योंकि हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ ऐसी हों कि जिसकी वजह से जो ब्रांड है वो उस तरीके से इस्टेब्लिश ना हो रहा हो। अगर हम इसको इसी सेफ गार्ड के उसमें देखें ज़ुमरे में, अगर हम इसको इसी अपना सेफ गार्ड के ज़ुमरे में देखें ब्रांड को, तो when they launched this brand and they had this an opportunity to get the return on their investment on their marketing programs in like 3 years time, they were constantly in touch with their consumers in the market and getting their feedback. ठीक है, और जो है every information, qualitative और quantitative, जो है they were trying to understand what is happening, and the positive feedback and the recall and recognition, the awareness that they had created was overwhelming for them. The data that they got, they were very happy with it, and so was the profitability, the amount of sales that they were making. They were not even expecting कि इस तरह की sales हो सकती हैं. So वो उन्होंने continuous basis पे उसको monitor करते गए और उन्होंने हर किस्म की information जो है उस पे collect करते गए और उसको process करते गए. अब एक तरफ तो ये safeguard की कहानी है, because practically after introduction of safeguard into the market, ये जो Lifebuoy was literally thrown out. They also started with this brand tracking study, और वो भी अब जो है continuously they were monitoring what is happening in the market. And since Lifebuoy is a very big brand for Lever Brothers, they were really worried as to what is happening. Why are people not buying their brand? तो इसलिए उन्होंने भी ये स्टार्ट कर दी. तो अब जो है उनको भी ये समझना था कि यार व्हाट टू ट्रैक, मकसद हमने क्या स्पेसिफिक इशू जो है हमने ट्रैक करना है, ब्रांड को क्या इशू आ रहा. Safeguard was tracking as to how the awareness campaign that they had started with this new product, वो उसको ट्रैक कर रहे थे, और जो Lifebuoy था in return was tracking कि why their sales are going down, why is it that there are no repeat sales happening. ठीक है, तो उसको वहाँ पे वो लेके आ गए, और फिर उससे जो है वो कॉर्पोरेट जो डेंट जो कॉर्पोरेशन में पड़ रहा था ऑर्गेनाइजेशन में इन देयर पॉकेट, वो जो है वाज गेटिंग मोर विजिबल. सो उन्होंने प्रोडक्ट की जो है ना उसको उसके हर एस्पेक्ट को जो है वो ट्रैक करना शुरू कर दिया Lifebuoy ने. इन दैट रिटर्न उन्होंने जो है पूरे उस पर देखा कि ओवरऑल कॉर्पोरेट पे क्या उसका जो है इफेक्ट आ रहा है, एंड देन ग्लोबली जो है Lifebuoy जहाँ पे भी था वो कहाँ है, सेफगार्ड जो है और कहाँ लॉन्च हो सकता है, कहाँ पे ऐसी मार्केट एग्जिस्ट करती है, वो उस तरह से वो उसको देखने लग गए. एंड this became a sort of a tussle between two big giants, Procter and Gamble and Lever Brothers, because they were both trying to outdo each other in the market. तो वो खाली अब लोकल मार्केट ही नहीं रह गई थी, वो ग्लोबल मार्केट की बात हो रही थी. तो जो है क्योंकि दोनों ने फिर अपने आप को जब डिफाइन कर लिया और सारा कुछ देखने लग गए, तो वो देख रहे थे. तो अब जो है टारगेट मार्केट को आपको ट्रैक करना है फॉर वन, ठीक है, उसको कितनी दफ़ा ट्रैक करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी करना है, और फिर इसको किस तरह इंटरप्रेट करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि डेटा तो आपके पास आ जाता है, आप कहीं ना कहीं से कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स यू आर अनएबल टू इंटरप्रेट द डेटा. उसको जो है आप डिफाइन नहीं कर सकते कि किस तरीके से इसको यूटिलाइज करेंगे.
तो उसका क्या आउटकम होगा और उस आउटकम को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं. सो दैट इज़ देयर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. तो और दूसरा ये कि जो है टारगेट मार्केट समटाइम्स इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, वो भी एक बहुत बड़ा इशू होता है. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स इज, क्योंकि आप ये भी नहीं चाहते कि आप अपने कस्टमर को अनॉय कर दें. अब जो ब्रांड इक्विटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या है? इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस डिजाइन टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ द ब्रांड इक्विटी कॉन्सेप्ट विद इन अ फर्म. अब ब्रांड इक्विटी मैनेजमेंट सिस्टम विद इन द फर्म जो है हमें किस तरीके से करना है? तो वी नीड टू मेक अ इक्विटी चार्टर, वी नीड टू मेक इक्विटी रिपोर्ट एंड वी नीड टू इक्विटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वी नीड टू डिफाइन दोज एज वेल. अच्छा, जो मैं आपसे बात कर रहा था यहाँ पे जो लीवर ब्रदर्स और प्रॉक्टर एंड गैम्बल की और वो लाइफ बॉय एंड सेफ गार्ड, तो इन्होंने कहा कि हमें जो है लाइफ बॉय के लिए, जहाँ पे वो कमांडर सेफ गार्ड एक तरफ है, हमें भी कोई जो है ना ब्रांड एम्बेसडर लाने की ज़रूरत है, या हम भी कोई ऐसा कोई मैस्कॉट बना लें उसके लिए. तो अगर हम जो लीवर ब्रदर्स वालों ने कहा कि अगर हम कोई मैस्कॉट बना लेते हैं तो ऐसे ही लगेगा कि हम उनको फॉलो करने लग गए. तो दे ब्रॉट इन इंजमामुल हक एज देयर ब्रांड एंडोर्समेंट सेलिब्रिटी. तो ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बन गया इंजमामुल हक, और वो जो है इन सारे जर्म्स को आउट ऑफ द पार्क अपने बैट से मार मार के फेंक रहा था, और उसमें जो है बच्चे उसकी मदद कर रहे थे टू एन एक्सटेंट, बिकॉज इंजमामुल हक की एक फॉलोइंग थी, कुछ जो सेल्स थी वो वापस ट्रैक पे आ गई, बट वो इतनी नहीं आई कि वो जो है सेफ गार्ड शुड स्टार्ट फीलिंग अ थ्रेट फ्रॉम लाइफ बॉय. लेकिन उसमें जो है लाइफ बॉय को जो दूसरा काम करना पड़ा वो ये था कि कलर्स सारे जो है उनको चेंज करने पड़ गए, रैपर्स चेंज करना पड़ गया, स्मेल उसमें चेंज करनी पड़ गई, बिकॉज वो जो ब्रांड था, पीपल कुड नॉट एसोसिएट विद दैट ब्रांड एनी मोर. पीपल वर मोर सोफिस्टिकेटेड नाउ. पहले ज़माने में तो इतना बुरा नहीं समझा जाता था, लेकिन अब जो है पीपल वो बॉडी ओडर के लिए इतने सारे डिओड्रेंट्स आ गए और वो मार्केट में जो है वो अवेलेबल हैं. तो पीपल यूज़ दीज डिओड्रेंट्स. तो वो कहते थे कि अगर आप कार्बोलिक सोप से नहा लेते हैं तो जो डिओड्रेंट है वो भी काम नहीं करता, क्योंकि उस कार्बोलिक सोप की स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि वो डिओड्रेंट की स्मेल को ओवर पावर कर जाती है. सो उन्होंने वो उसको भी चेंज करना पड़ा. तो पूरी की पूरी परसेप्शन ही चेंज करनी पड़ेगी. इट वाज लाइक इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू ब्रांड ऑल टुगेदर फॉर लाइफ बॉय. ठीक है, तो these are the type of things that happen, and you need to control those. अगर आप वो कंट्रोल नहीं करते हैं तो you are in a fix. So सबसे पहले हम बात करते हैं अब ब्रांड इक्विटी चार्टर की. अब ब्रांड इक्विटी चार्टर क्या है? ब्रांड इक्विटी चार्टर जो है वो एक गाइडलाइंस हैं जो कि आपके मार्केटिंग मैनेजर्स को बताते हैं कि किस तरीके से इस ब्रांड को मैनेज करना है. ठीक है, विद इन द कंपनी, आउटसाइड द कंपनी. ठीक है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर दैट ब्रांड. उसके अंदर जो है इस इक्विटी चार्टर के अंदर आपकी हर चीज जो है वो डिफाइंड होती है कि जो लोगो है, जो फॉन्ट है, जो डिज़ाइन है, जो सिंबल है, वो किस तरह यूज होगा, कैसे प्लेस होगा, उसका जो है मकसद क्या है, व्हाट डज इट डिपिक्ट, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, हमारी वैल्यूज क्या है, हमारा मिशन क्या है. ठीक है, और जो है उसने मुख्तलिफ सिचुएशंस में किस तरीके से रिएक्ट करना है.
It is a very well thought out, document, and it has to be updated annually, because annually, why we say it, because जो मार्केट है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही होती है, हर दफ़ा आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. सो जो है जिस डिफरेंट तरीके से वो मार्केट रिएक्ट करती है, और जब वो रिएक्ट करती है तो उसको जो है वो बताना ज़रूरी है, ताकि जब भी कोई आदमी आपको रिप्लेस करेगा वो समझ सके कि क्या हुआ था और उसमें क्या किया गया था, तो उसको वो बेहतर कर लेगा. वो मिस्टेक्स जो हो चुकी हैं उनको रिपीट नहीं करेगा. क्योंकि अगर जो है आप हैं या आपकी जगह जो भी आदमी है जो उसको देख रहा है ब्रांड को, अगर वो चला जाता है, उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो जो दूसरा आदमी उसको आकर रिप्लेस करता है, अगर उसको उस ब्रांड की हिस्ट्री नहीं पता और जो है मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रही है उसको नहीं मालूम, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ब्रांड को मैनेज करना. बाय द टाइम वो सारी चीज़ें सीखेगा, पता चलेगा कि कंपटीशन ने हैज़ आउटडन एवरीथिंग, वो आपको मार्केट में ज़ीरो करके कंपटीशन आगे निकल जाएगा. सो दैट इज़ वाई इट हैज़ टू बी अपडेटेड. तो अब इस चार्टर के कंपोनेंट्स क्या है कि जी, फर्म्स व्यू ऑफ द ब्रांड इक्विटी, फर्म क्या समझती है कि उसकी ब्रांड इक्विटी क्या है, ठीक है. स्कोप क्या है उसके ब्रांड का, एक्चुअल ब्रांड इक्विटी क्या है और डिजायर्ड लेवल क्या है, ठीक है. फिर उस इक्विटी को किस तरह मेजर करना है, सजेस्ट किया जाए कि किस तरह मेजर करना चाहिए. फिर आउटलाइन होनी चाहिए कि मार्केटिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो कैसे डिवाइस होने चाहिए. उसमें जो है स्पेसिफाई किया जाए कि जो ट्रेडमार्क है, पैकेजिंग है, कम्युनिकेशन है, वो किस तरीके से ब्रांड को यूटिलाइज करनी है. ये जो है डॉक्यूमेंट, ये आपको हेल्प करता है अपनी टीम को ट्रेन करने में भी, उनको रिक्वायर्ड नॉलेज देने में भी, उनकी डिजायर्ड लेवल ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करने में. Because they also have to believe in the brand. If they do not believe in the brand, they would not be able to deliver. So it is very much required that they go ahead and understand what this brand is all about. अब जो है ब्रांड चार्टर है, एक बास्केटबॉल की टीम है जिसका नाम है निक्स, ठीक है. अमेरिकन फुटबॉल, अमेरिकन बास्केटबॉल टीम है निक्स के नाम से. और निक्स जो है वो क्या कहते हैं कि जी, उनकी क्या इक्विटी है कि दे आर यूनिकली ऑथेंटिक, दे आर इनकम्पेरेबल इवेंट, सीन एंड एनर्जी दे क्रिएट, relentless, resourceful and tough. They are championship caliber, a vital part of New York City, unlimited in its possibilities. ये जो है ये उनकी इक्विटी है. This is what the people who own Knicks think, and this is what they sell to the team and everybody else who is associated with Knicks. You know why this example has been chosen? Because नाम तो है लेकिन इसमें ब्रांड क्या है, एक टीम है, बास्केटबॉल टीम. द ब्रांड हैज टेकन अ ह्यूमन फॉर्म, जिसको आप टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है ना. और ये सारे लोग जो हैं कोहेसिवली काम करते हैं और एक जो है आपके लिए पूरी इवेंट क्रिएट करते हैं. जो मैच होता है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है. और फिर ये न्यूयॉर्क सिटी की टीम है जो कि एक बहुत बड़ा शहर है, फाइनेंशियल हब है यूएस का. सो वहाँ पे ये जो है क्या करते हैं, वो एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करते हैं अपने फैंस के साथ जो उनकी फॉलोइंग है, ठीक है. एन इंटेंसली पैशनेट
प्रोफेशनल अनपैरेलल्ड न्यूयॉर्क सिटी एक्सपीरियंस। उनका जब आप मैच देखने जाते हैं, इट इज सो चार्ज्ड, एवरीबडी इज सो इन्वॉल्व। हर आदमी ऐसे समझता है कि वो जितने प्लेयर्स हैं उनको पर्सनली जानता है। तो वो जो डिजायर्ड लेवल ऑफ नॉलेज है हैज बीन पास्ड ऑन टू देम, टू द फैंस थ्रू डिफरेंट वेज। वो स्पोर्ट्स कार्ड होते हैं, जिस तरह ताश के पत्ते होते हैं ना, इस तरह स्पोर्ट्स कार्ड्स होते हैं। उसमें जो है उस एथलीट की या प्लेयर की तस्वीर होती है, उसके पीछे जो है उसके जो है सारे स्टैटिस्टिक्स लिखे होते हैं कि उसने कितनी गेम्स खेली हैं, उसकी हाइट क्या है, वेट क्या है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसने कितनी गेम्स में हिस्सा लिया है, कितनी गेम्स जिनमें हिस्सा लिया वो जीते हैं, कितनी में हारे हैं, उसका स्कोरिंग रिकॉर्ड क्या है, एवरेज क्या है। गर्ज ये कि एवरीथिंग इज देयर। फिर उनकी टी शर्ट्स बिकती हैं, उनकी कैप्स बिकती हैं, फुटबॉल बास्केटबॉल्स बिकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो कनेक्ट करती हैं ना टीम के साथ। तो फैंस के लिए जो है वो क्या है कि इट गिव्स देम अ सेंसरी फुलफिलमेंट, लुक्स, फील्स एंड साउंड, विस्करल थ्रिल, ईगर एंटिसिपेशन, एक्साइटमेंट, वॉर, विनिंग, लूजिंग, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में पर्सनल आइडेंटिफिकेशन विद हीरोज, सोशल करेंसी, बिलोंगिंग, इमोशनल रिवॉर्ड्स क्या हैं, इंटेंस एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड, सस्टेनिंग एक्सीड्स। जो वहाँ के रहने वाले हैं न्यूयॉर्क के, वो जो हैं हार जीत तो होती है, लेकिन ये है कि वो उसको एंजॉय करते हैं। वो उनकी हंसी में हंस रहे होते हैं, रोने में रो रहे होते हैं, बिकॉज यू नो दे फील द पेन। इसी तरह ही है ना, जिस तरह पाकिस्तान की टीम के साथ हमारा भी तो यही सारी जो है एसोसिएशन है। जब क्रिकेट टीम हमारी जब जाती है बाहर, या हॉकी की टीम बाहर जाती है, या कोई हम होस्ट कर रहे होते हैं कोई मैचेस, तो हम इमोशनली बहुत इन्वॉल्व होते हैं, और हम जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज्ड होते हैं जब हमारी जो टीम है वो इंडिया के साथ खेल रही होती है, एज इफ देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन। ठीक है ना? तो वो इट फुलफिल्स ऑल ऑफ दीज क्राइटेरिया। हमारे लिए जो है ये एक बहुत बड़ा एजाज होता है कि अगर हम कोई वो जीत जाते हैं। ठीक है? और हम बचपन से जो है इन स्टार्स के साथ जो है बड़े हुए हैं, इन स्टार्स को हमने जो है खेलते देखा है। परहैप्स आपने जो है अपनी उम्र में वसीम राजा, मुश्ताक मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, मुदस्सर नज़र, इमरान खान को खेलते हुए नहीं देखा होगा। मकसद पुराने मैचेस आप ज़रूर टीवी पे आपने देखे होंगे, लेकिन वैसे आपने रियल लाइफ में उनको उस तरीके से नहीं देखा होगा, क्योंकि तब आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। लेकिन अब जो है आप लोगों ने, हाँ, यू कुड कनेक्ट ईजीली विद पीपल लाइक यू नो वसीम अकरम एंड वकार यूनुस, ठीक है ना, इंजमाम उल हक, शाहिद आफरीदी। तो यू नो कि what their averages are, how they have performed. So वो जो है आपके लिए it's very easy to connect with them. तो this is part of the charter के जी आपने उनको क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है अपने फैंस को, ताकि वो जो है आपके साथ एसोसिएट रहे. How should you know go about these things? फिर you have your brand equity report which assembles the results of tracking surveys and other relevant performance measures. It can be developed monthly, quarterly or yearly. It is a descriptive information as to what is happening with the brand as well as diagnostic information on why it is happening. अब जितनी भी आपने सर्वेज किए हुए हैं, जितनी भी आपने रिसर्च की हुई है, वो सारी की सारी इस ब्रांड इक्विटी रिपोर्ट का हिस्सा बन जाती है. वो डिपेंडिंग ऑन के कितनी रिसर्च हो रही है और कहाँ कहाँ हो रही है, उसको देखते हुए आप जो है एक मंथली, क्वार्टरली और एनुअली आप उसको जो है कोलेट कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं. उसके अंदर जो है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग विद इन द कंपनी, व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड द कंपनी, इन द मार्केट, एंड यू नो
Why is it happening? Because you do not want to leave any stone unturned. आप चाह रहे हैं कि आपका जो ब्रांड है it remains at the top. मतलब Harvard University is considered to be, you know, number one university in the world. Why? Why are they on the, you know, on the number one, considered as the number one? What they are doing which is right and what we are doing is wrong. How can we become, you know, number one? How long would it take for us to, you know, be number one? आज हमें क्या स्टेप्स लेने हैं कि कल को हम जो हैं वो we could take over that university. आज हमको क्या करना है कि हम जो है सेल्स में आगे निकल जाएं. ठीक है. सो ये जो इक्विटी रिपोर्ट है वो आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रही होगी इन टर्म्स ऑफ योर कंपटीशन, इन टर्म्स ऑफ योर मार्केट. अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहता है कि जी ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोसेसेस दैट एम टू मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म ब्रांड इक्विटी. Establish position of Vice President or Director of Equity Management to oversee implementation of brand equity charter and reports. Ensure that as much as possible marketing of brand is done in a way that reflects the spirit of the charter and the substance of the report. अब जो है ब्रांड इक्विटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने ये सारी रिपोर्ट्स भी आ गई, आपका चार्टर भी बन गया है, ठीक है, आप कॉन्स्टेंटली जो है एवेल्युएट भी कर रहे हैं. तो आपको जो है ये देखना है कि इसमें इसको मैक्सिमाइज किस तरह कर सकते हैं इस इक्विटी को. ठीक है. तो यू नीड टू सेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समबडी जो कि हु मेक्स श्योर कि ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है, ये जो चार्टर बन गया है उसमें जो भी चीज़ें जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं उसको जो है आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अक्रॉस द बोर्ड. आपको क्या करना है ताकि जो है जो चार्टर का जो स्पिरिट है रिमेन्स इंटैक्ट. ठीक है. और जो उसमें डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं रिपोर्ट में, उनको रेक्टिफाई किया जा सके. अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आप जो है यू वुड हैव अ, यू नो, अ विनर ब्रांड इन योर हैंड्स. आपने जब ये सारी बातें सुन ली हैं तो बहुत सारे सवाल भी उठ रहे होंगे कि यार ये चार्टर जो है ये ऑल ऑफ अ सडन ये कहाँ से आ गया और ये जो रिपोर्ट है ये कहाँ से आ गई है. देखें, ये इसलिए ये चीज़ें आई हैं क्योंकि आपको मेजर करना है कि जो भी आप पैसे जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई योर एग्जिस्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं वो ब्रांड को या उसको के लिए बेहतर होंगे और जो है उससे रिटर्न आएगी. ये याद रखें कि ये आपकी एफर्ट ही है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है. बीइंग द ब्रांड मैनेजर यू आर द ब्रेड अर्नर्स फॉर द कंपनी एंड इट्स, यू नो, शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स. ब्रांड की अवेयरनेस ज़्यादा होगी, रिकॉल एंड रिकग्निशन ज़्यादा होगी, यू विल बी, यू नो, eliciting पॉजिटिव फीलिंग्स टू फॉर द ब्रांड, सो दे, यू नो, द पीपल वुड बाय योर ब्रांड. ठीक है ना. इन सच अ नंबर ऑफ, इन सच अ क्वांटिटी दैट, यू नो, इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर यू. क्योंकि ऑपरेशंस वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले, फाइनेंस वाले वो तो जाके नहीं ना बेच रहे यार इसको, वो कस्टमर के साथ बात नहीं कर रहे. तो ये जो चार्टर है और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये रिपोर्ट जो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्प कर रही हैं ताकि आप बेहतर तरीके से कंज्यूमर को समझ सकें और उसको जो नीड को केटर कर सकें. सो व्हेन दिस ब्रांड वुड बी, यू नो, would sell and, you know, you bring back those the money that you had spent, तो वो जो है आपकी तनख्वाहें हैं, लोगों की तनख्वाहें हैं और बहुत सारे लोग हैं जो एसोसिएटेड हैं इससे, वो सारा साइकिल वो तभी चलेगा ना. अगर वो ब्रांड बनेगा ही नहीं, वो कनेक्ट करेगा ही नहीं, तो वो जो है व्हाट गुड इज दैट ब्रांड टू यू और द कंपनी.
कि जो कि अपने कंज्यूमर्स को जो है परसुएड ही ना कर सके टू मेक दैट परचेज। ठीक, तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम मज़ीद ब्रांड इक्विटी पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।